नमस्कार। हमारा आज का विषय कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की विधि है। प्रोफेसर हिक्स के द्वारा जो विधि बताई गई उसको अध्ययन करेंगे। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव तीन अलग अलग प्रभाव होते हैं जो कि हमने पिछले व्याख्यान में पढ़े। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उनको एक बार जरूर पढ़ लें। तो मुख्य रूप से कीमत प्रभाव जो है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ है। कहने का तात्पर्य ये है कि कीमत प्रभाव जो है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का सम्मिलित परिणाम होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसकी मांग पर पड़ने वाले कुल प्रभाव को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कीमत में कमी आ रही है, अगर कीमत में कमी आ रही है तो मांग में वृद्धि होती है, हमारा नियम है। तो मांग पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको दो भागों में विभक्त किया है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार R से T तक ये डायग्राम के द्वारा समझाया जाएगा। उपभोक्ता की वास्तविक आय, रियल इनकम बढ़ जाती है। जैसे कि किसी वस्तु की कीमत कम होगी, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है और एक पेन जो आता है वो 10 रुपए का आता है, तो हम उस 100 रुपए से 10 पेन खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी कीमत 10 रुपए है। परंतु यदि पेन की कीमत घट के 5 रुपए हो जाए तो अब हम 20 पेन खरीद सकते हैं। तो हमारे 100 रुपए से पहले हम 10 पेन खरीद रहे थे, अब 100 रुपए से हम 20 पेन खरीद रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमारी वास्तविक आय बढ़ गई है और अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति पहले इसकी अपेक्षा अच्छी हो जाती है, क्योंकि वह पूर्ववत इकाइयां कम द्रव्य में ही उपभोग कर सकता है। और यदि हमें 10 ही पेन चाहिए पहले की तरह तो हम 50 रुपए में कर सकते हैं। तो पूर्ववत इकाइयां यदि हमें चाहिए तो क्योंकि चीजें सस्ती हो गई तो हम कम पैसों में ही उसका उपभोग कर सकते हैं। इस प्रभाव को हम आय प्रभाव कहते हैं, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है। कीमत में कम होने के कारण हमारी इनकम बढ़ गई, वास्तविक इनकम बढ़ गई है, जबकि हुआ क्या, कीमत में कमी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आय प्रभाव कहेंगे। दूसरा, जिस वस्तु की कीमत में कमी आती है उसके सापेक्षिक मूल्य में कम हो जाने से अन्य बातों को स्थिर रहने पर उपभोक्ता सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है। तो जैसा कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तु की कीमत में कमी आ गई तो उसके सापेक्षिक मूल्य जो उसकी वस्तु दूसरी वस्तु है उसकी तुलना में वो वस्तु सस्ती हो गई तो वो उसका प्रयोग ज्यादा शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हमने उदाहरण लिया पेन का, तो पेन सस्ते हो गए तो हो सकता है उनकी कीमत इतनी गिर जाए कि हम जो दूसरी कंपनी के पेन लेते थे उनकी तुलना में वो सस्ते हो जाए तो हम उनको ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। या पेंसिल की तुलना में भी यदि हमारा पेन सस्ता हो गया तो हम पेंसिल की जगह पेन का प्रयोग शुरू कर दें। तो इस प्रकार से हम अन्य बातों के स्थिर रहने पर उपभोक्ता सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है। तो इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, अर्थात जिस वस्तु की कमी होती है उसका सापेक्षिक मूल्य कम हो जाने से अन्य बातों के स्थिर रहने पर उपभोक्ता सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है। इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। गणितीय सूत्र में इसको कहा गया कीमत प्रभाव आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ है। कीमत प्रभाव स्वयं आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के दोहरे संयोग का सम्मिलित है। तो कीमत जो कम हो रही है वो किस कारण से हो रही है, क्योंकि उसमें आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों शामिल है। तो हिक्स ने इसको विभक्त करने की विधि बताई है कि किस प्रकार से इसको विभक्त किया जा सकता है कि हमारी कीमत में कमी आई है तो उसमें कितना भाग हमारा आय का है और कितना आय प्रभाव दिखा रहा है और कितना भाग कीमत प्रभाव को दिखा रहा है। तो इसका अध्ययन हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए बी ये हमारी मूल्य अनुपातिक रेखा है, तो इस मूल्य अनुपातिक रेखा यानी बजट रेखा है, इस पे हम IC1 के R बिंदु पे संतुलन पे हैं, यानी R बिंदु पे उपभोक्ता X की OQ मात्रा का प्रयोग कर रहा है। अब मान लीजिए कि वस्तु सस्ती हो गई तो AB1 उसकी नई मूल्य अनुपातिक रेखा बनेगी, क्योंकि अब वो X वस्तु का ज्यादा प्रयोग कर सकता है। तो हमने AB1 हमारा नई मूल्य अनुपातिक रेखा रखी और हमारा नया IC2 करवाया और उपभोक्ता OQ2 मात्रा का उपभोग कर रहा है X वस्तु की और T वस्तु पर संतुलन आया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये R से T तो कीमत प्रभाव हो गया, परंतु इस कीमत प्रभाव में एक आय प्रभाव है और प्रतिस्थापन प्रभाव है।
तो मान लीजिए यदि हम जो हमारी आय बढ़ी, कीमत कम होने के कारण हमारी वास्तविक आय बढ़ गई, हम उसको पीछे की तरफ ले लें, मतलब पीछे खींच लें, यानी कि हम काल्पनिक एक रेखा LM जो इसके समानांतर है, AB1 के समानांतर है, वो खींचे LM, तो हमारे को ये बताएगा LM और AB1 समानांतर बजट रेखा जो कि हमें आई प्रभाव को दर्शा रही है। तो इस आई प्रभाव के इस IC1 के S बिंदु पर संतुलन में आया है, क्योंकि पीछे खींचा हमने इसको, तो ये S बिंदु पर संतुलन आया। अब ये S बिंदु जो है वो नया संतुलन को बताता है। ये S से T हमारा हो गया आई प्रभाव, क्योंकि हमने जो आई बढ़ी कीमत में कम होने के कारण हमने उपभोक्ता की उतनी ही आई की वापस ले ली। जैसे कि हमने पेन का उदाहरण लिया था, तो हमने कहा कि हम 10 रुपए का पेन 5 रुपए का हो गया, तो अब हम 20 पेन ले सकते हैं, परंतु हमें पूर्ववर्ती इकाई लेनी हो तो हम 50 रुपए कम कर देते हैं, उसकी आय कम कर देते हैं, तो हमारी नई बजट रेखा बनी LM। तो इस प्रकार से S बिंदु जो है वो पीछे की तरफ हमने लिया, तो वो आई प्रभाव को देखा, यानी S से T पे जो चलन आ रहा है, यानी OQ1 मात्रा का प्रयोग कर रहा है, OQ1, तो OQ2 से घटकर OQ1 हो गया यदि हमने उसकी आय कम कर दी तो S से T तक का चलन जो हो गया हमारा आई प्रभाव को दिखाया। अब ये जो R से S की तरफ आ रहा है, ये तटस्थ वक्र IC1 पे ही है, और IC1 पे चूंकि इसकी तुलना में यदि हम माने तो आई प्रभाव से वस्तु तो आय तो कम हो गई, परंतु X वस्तु उसकी तुलना में पूर्व की तुलना में सस्ती है, इसकी तुलना में सस्ती है Y वस्तु की तुलना में, तो अभी भी वो ज्यादा मात्रा किसकी ले रहा है, X की मात्रा ले रहा है, और इस प्रतिस्थापन प्रभाव R से S तक है, यानी जो पहले OQ मात्रा ले रहा था वो अब OQ1 मात्रा का प्रयोग कर रहा है। तो R से S तक का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव को दिखाता है, और S से T का जो चलन है वो बताता है कीमत प्रभाव को, आई प्रभाव को। तो इस प्रकार से RS प्लस ST इज इक्वल टू RT हो गया, यानी R से T तक का चलन कीमत प्रभाव है, ये R से T कीमत प्रभाव है, R से S प्रतिस्थापन प्रभाव है, और S से T हमारा आई प्रभाव है। तो इस प्रकार से हिग्स ने कीमत प्रभाव को आई प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त किया। तो ये तो था हिग्स के अनुसार। अब हमारे दूसरे अर्थशास्त्री जो हैं स्लेट्सकी, इन्होंने भी कीमत प्रभाव को आई प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित करने की विधि बताई है। पर एग्जाम में दोनों पूछ ली जाती है, कई बार एक पूछी जाती है। तो ये किस प्रकार से विभक्त करता है उसे देखते हैं हम। कीमत प्रभाव को आई प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित करने की रूसी अर्थशास्त्री स्लेट्सकी की विधि प्रोफेसर हिग्स की विधि से कुछ भिन्न है। स्लेट्सकी ने हिग्स के तुलना में अंतर है कुछ विधि में, वो क्या है, जहां हिग्स विधि में किसी वस्तु की कीमत में कमी आने पर उपभोक्ता प्रारंभिक तटस्थ वक्र के एक संतुलन बिंदु से, ये में इंपॉर्टेंट लाइन है, तटस्थ वक्र के एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर खिसक जाता है। यानी ऊपर देखो आप R से S तक, यानी तटस्थ वक्र के एक प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या हो रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर खिसक गया। जबकि स्लेट्सकी क्या कहता है, स्लेट्सकी बताता है उपभोक्ता की आय स्थिर रहते हुए वस्तु की कीमत में कमी आने पर, उपभोक्ता कीमत में कमी आ रही है तो उपभोक्ता पहले के मुकाबले उच्च तटस्थ वक्र संतुलन में होगा। यानी कीमत में कमी आ गई तो यदि हम उसकी आय को कम कर देंगे तो भी वो उस स्थिति में उससे बेहतर स्थिति में आएगा। तो जो अपेक्षा करता अधिक संतुष्टि का द्योतक है, यानी इसको प्रकट करता है। स्लेट्सकी ने भी इस प्रकार से बताया, इसे डायग्राम से समझते हैं। स्लेट्सकी ने ये बताया है, बाकी सब कुछ एक जैसा ही है, R से S तक नया तटस्थ वक्र को बताया, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव में भी उसने कहा है कि वो ऊंचे तटस्थ वक्र पे आ जाएगा क्योंकि वस्तु की कीमत में कमी होगी। इसको वापस हम समझते हैं। ए भी हमारा प्रथम बजट रेखा है जो कि IC1 के R बिंदु पे संतुलन में है। अब जैसे ही कीमत में कमी होती है, कीमत कमी होने से AB1 होती है, तो R से T का चलन हो जाता है और नए संतुलन बिंदु IC3 पर पहुंच जाते हैं। अब वही है क्योंकि हमारी कीमत में कमी होने से आय में हमारी जो वास्तविक आय बढ़ गई है, जिस वास्तविक आय को पीछे की ओर ले ले, कम कर ले हम, तो हमारी नई काल्पनिक रेखा जो है इस प्रकार से बनेगी। ये डॉटेड लाइन में दिखाई गई है, इसे LM नाम दे सकते हैं हम, जैसे ऊपर हमने LM किया था, यहाँ लिखा नहीं है LM, परंतु LM ही मान सकते हैं, डॉटेड लाइन से इसको शो कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें पीछे की तरफ चल के हमारी आय को पीछे की ओर खींच लिया, तो हम नए बजट रेखा पे आ गए S पे। तो इस S बिंदु के कारण हमारी
जो आय कम हुई, आय भोग कम हुआ, वो हो गया हमारा OQ3। OQ3 से घटकर OQ2 पे आ गया। परंतु ये प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या हो रहा है, OQ1 से बढ़कर OQ2 की ओर आ रहे हैं, क्योंकि वो वस्तु उसकी पहले वाली Y वस्तु की तुलना में सस्ती है X वस्तु, तो X वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा और OQ2 मात्रा का प्रयोग कर लेगा OQ1 के स्थान पर। तो पहले जो संतुलन में था, R बिंदु पर संतुलन में था, फिर S पे आया, T पे आया। तो R से T तो कीमत प्रभाव है, ये देखिए AB और AB1, तो ये तो कीमत प्रभाव को दर्शा रहा है RT, और ST जो है हमारा I प्रभाव को दिखाया, ये डॉटेड लाइन से हमने, और AB1 से हमने I प्रभाव की बजट रेखा बताई है। तो ये संतुलन बिंदु S से T पे आया है, तो ये हमारा पीछे की ओर लिया हमने, तो इसलिए ये I प्रभाव को दर्शाएगा। और R से S जो है प्रतिस्थापन प्रभाव को दिखाएगा, क्योंकि Y वस्तु के स्थान पर X का प्रयोग कर रहा है उपभोक्ता, तो X का प्रयोग ज्यादा कर दिया, तो R से X हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव है। इस प्रकार RS प्लस ST इज इक्वल टू RT। तो R से S का प्रतिस्थापन, S से T हमारा I प्रभाव, और R से T हमारा कीमत प्रभाव। तो मुख्य रूप से देखने वाली बात यह है कि हिग्स ने तो एक ही तटस्थ वक्र पर संचलन बताया, जबकि स्लेट्स्की ने एक नए उच्च तटस्थ वक्र पर संतुष्टि को दिखाता है। पहले के मुकाबले उच्च तटस्थ वक्र पर संतुलन में होता है, जो अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि को प्रकट करता है। ये हमारा स्लेट्स्की के द्वारा विभाजन विधि थी तटस्थ वक्र के अंतर्गत। धन्यवाद।